किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, मशरूम जिसे कुछ समय पहले तक लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन आज हमारे देश में काफ़ी प्रचलित हो चुका है। हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो मशरूम की खेती करके अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं मशरूम की खेती तो ये जानकारी आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। हमारी जीवन शैली में मशरूम ने अपनी अच्छी खासी जगह बना ली है और हो भी क्यों ना, मशरूम स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक जो है, इसीलिए इसकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है और इसी का नतीजा है कि किसानों में मशरूम की खेती लोकप्रिय हो रही है। ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत में, कम जगह में और कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। वैसे तो मशरूम एक प्रकार का कवक है, लेकिन इसके औषधीय गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। विश्व भर में मशरूम की करीब 14,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 2,000 खाने योग्य होती हैं। भारत में 1965 से मशरूम का उत्पादन शुरू हुआ था, जो आज काफी लोकप्रिय हो चुका है। भारत में सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में मशरूम की खेती की गई, क्योंकि वहाँ तापमान कम होता था। फिर जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे कृत्रिम तापमान की स्थितियाँ बनाकर मशरूम की पैदावार ली जाने लगी। जब मैंने एमकॉम किया 88 में, तो उसके बाद मेरा एक था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, कोई अपना काम करना है। पापा कहते थे भाई देख, तुझे जॉब मिल रहा है और तू जॉब कर ले, अच्छी जॉब मिल रही है, क्योंकि उस टाइम एमकॉम जो थे फर्स्ट डिवीज़न था मेरा, तो बहुत कम मिल रहे थे। तो दादाजी थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करते थे कि रहने दे भाई, अगर ये नहीं करना चाहता है जॉब तो क्यों बोलते हैं आप। तो फिर जब दादाजी बीच में आ जाते थे, पापा मम्मा भी चुप हो जाते थे। एक छोटी सी बुक होती थी, उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश, श्वेत बटन मशरूम की खेती, उसका मूल्य था 2 रुपये उस समय। तो वो मैं लेके आया और उसमें जो बताया गया था कि भाई ऐसे टेम्परेचर मेंटेन करना है, ऐसे नमी रखनी है, ऐसे इसमें हवा देनी है, उसको सारा मेंटेन करके मैंने मशरूम की खेती शुरू की। और जब मशरूम मैंने उसको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस दिया तो बहुत अच्छे मशरूम निकले, क्वालिटी बहुत अच्छी निकली, पैदावार बहुत अच्छी हुई और रोज़ मशरूम निकलते थे, रोज़ हम उसको मार्केट में देते थे, रोज़ पैसा आता था। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग काम लगा कि यार ये तो रोज़ मशरूम निकल रहे हैं, रोज़ मार्केट में हो रहा है, रोज़ पैसा आ रहा है, तो भाई मैं तो भाई मशरूम फार्मिंग करनी है। मैंने अपने में ही डिसाइड किया ये। हमारे देश में बटन मशरूम सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मशरूम है। बटन मशरूम का उत्पादन देश के कुल मशरूम का करीब 80% है। बटन के अलावा पैरा, ऑयस्टर और शिटाके मशरूम की खेती भी लोकप्रिय है। इनकी खेती वातावरण नियंत्रित कमरों में, जहां का अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच होना चाहिए। इसी के साथ ही कमरों में नमी करीब 70 से 80% रहनी चाहिए। मशरूम की खेती के लिए गेहूं या धान के भूसे को बोरे में रात भर के लिए साफ पानी में भिगो दिया जाता है। फिर भूसे को बाहर निकालकर फालतू पानी निथार कर अलग कर दिया जाता है और जब भूसे में लगभग 70% नमी रह जाए तब यह बिजाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद भूसे में मशरूम का स्पॉन मिलाया जाता है। ये काम खास तौर से सुबह के समय करना चाहिए। साथ ही बैग में छेद किया जाता है जिससे मशरूम अपनी जगह बना सके। सही अवस्था में मशरूम की तुड़ाई करना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही से मशरूम की चमक, स्वाद, महक और गुणवत्ता पर असर पड़ता है। किसान यदि सफेद बटन मशरूम की तुड़ाई कर रहे हैं तो बटन का आकार पर्याप्त होना चाहिए। सामान्यतः तुड़ाई करते समय बटन का आकार तने से दुगना होना चाहिए। तुड़ाई के बाद क्रेसिंग को समतल कर देना चाहिए। इस प्रकार उसमें से निकले पिनहेड़ 5 से 6 दिनों में फिर से पूर्ण बटन में विकसित हो सकें। इस प्रकार एक बार बिजाई करने के बाद
6 से 7 सप्ताह तक उत्पादन लिया जा सकता है। 1990 से लेकर 96 तक जो है मैंने सीजनल मशरूम फार्मिंग किया। मतलब कि आपका सितंबर से लेके मार्च अप्रैल तक जब ठंड होती थी तो हम बटर मशरूम का काम करते थे, बाकी बंद कर देते थे। उसके बाद मैंने उसी दौरान जो है गर्मियों में हम एक ढिंगरी मशरूम आता है उसको भी पैदा करते थे। मई, जून, जुलाई, अगस्त में ढिंगरी करते थे, सर्दियों में बटर मशरूम करते थे। तो ऐसे ऐसे काम बढ़ता गया, कंपोस्ट का भी, बीज का भी, सब कुछ होता गया। तो उसके बाद हमने देखा यार गर्मियों में भी बटर मशरूम की डिमांड हो रही है, लोग बटर मशरूम को मांग रहे हैं गर्मियों में भी, मई में, जून में। हमारे पास नहीं होती थी। फिर मैंने अपना 1996 में एक कमरा जो है एयर कंडीशनड किया, वातावरण अनुकूलित किया। एयर कंडीशन में आपको पता है कि कमरे को इंसुलेशन करना होता है, उसको कूलिंग और हीटिंग का सिस्टम लगाना पड़ता है। तो जब मैंने वो एक कमरे को किया उसमें क्रॉप आई, मुझे बड़ा अच्छा रेट मिला, ऑलमोस्ट डबल रेट मिला। जो सीजन में रेट होता था उससे डबल रेट ऑफ सीजन में मिला। फिर मैंने अगले साल को दूसरा कमरा किया, तीसरा कमरा किया। अच्छा, ये जो मैं सारा अपना एक्सपेंशन करता गया, ये मैंने कहीं से लोन नहीं लिया। एक सफल काम के पीछे बेहतर रणनीति होती है। ये बेहतर रणनीति तभी कारगर साबित होती है जब हमें उस विषय का भली भांति ज्ञान होगा। मशरूम की खेती कर किसान लाभ कमा सके, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, खुम्ब अनुसंधान निदेशालय की ओर से प्रशिक्षण समय समय पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके तहत देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में भी मशरूम उत्पादन से लेकर उनको बाजार तक कैसे ले जाया जाए, इस तरह की तमाम जानकारियां दी जाती हैं। अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब नजर डालते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन पर। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से डेयरी से आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। हमारे जो किसान भाई बहन पशुपालन करते हैं, निश्चित तौर पर पशुपालन से आय ज़्यादा अर्जित करने के लिए अगर वो डेयरी व्यवसाय को भी शुरू करें तो अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो किस तरह से आप डेयरी की शुरुआत कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। हमारे देश में डेयरी व्यवसाय हमेशा से ही फलता फूलता व्यवसाय रहा है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ दूध और दूध से बने उत्पाद की मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 1950-51 से साल 2017-18 के दौरान भारत में दूध का उत्पादन 17 मिलियन टन से बढ़कर 176.4 मिलियन टन हो गया है। वहीं खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व दूध उत्पादन में 1.46% की वृद्धि की है। इस तरह प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी इजाफा हुआ है। डेयरी व्यवसाय लाखों ग्रामीणों की आय का मुख्य जरिया है। इसीलिए छोटे या सीमांत किसानों का दुग्ध उत्पादन में काफी सहयोग है। करीब 48% दूध उत्पादक स्तर पर ही उपभोग कर लिया जाता है, जबकि 52% दूध ही शहरी क्षेत्रों में बिक्री के लिए लाया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय की अपार संभावनाएं मौजूद है। डेयरी व्यवसाय को शुरू करने से पहले इसकी जानकारी अच्छी तरह से ले लेनी चाहिए। इसके लिए किसी डेयरी केंद्र पर जाकर प्रशिक्षण लिया जा सकता है।
प्रशिक्षण के दौरान ये भी सुनिश्चित करें कि व्यवसाय को छोटे, सामान्य या बड़े स्तर पर शुरू करना है। पशुओं की उन्नत नस्ल और उत्पादन की क्षमता के हिसाब से चयन करना चाहिए। सरकारी पोर्टल से पशुओं की खरीद के लिए ई पशु हाट पर सुविधा के हिसाब से पशु की खरीदी और बिक्री की जा सकती है। सरकार की तरफ से भी डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाती है। साल 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2% सालाना की दर से ब्याज सब्सिडी देने की योजना है। बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए बैंकों की तरफ से सब्सिडी के आधार पर लोन दिया जाता है। वर्तमान में कई बैंक हैं जो इसके लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण देते हैं। डेयरी के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पशु आसानी से रह सके। उनके घूमने के साथ साथ जरूरी सुविधाएं आसानी से दी जा सके। आवास ऐसा बनाए जो हर मौसम में पशुओं के अनुकूल हो। डेयरी व्यवसाय शुरू करने के बाद सबसे पहले पशुओं की देखभाल की जाती है। उचित और पौष्टिक आहार देने से पशुओं का विकास अच्छे से होता है, उत्पादन भी बढ़ता है। साथ ही समय समय पर पशुओं का टीकाकरण और स्वास्थ्य की जांच कराना चाहिए। डेयरी व्यवसाय समय के साथ बढ़ने वाला व्यवसाय है। यदि डेयरी व्यवसायी दूध और दूध से बने उत्पादों में इजाफा करते हैं तो मुनाफा कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जैविक खाद, जैविक कीटनाशक बेचकर भी अतिरिक्त आय ली जा सकती है, क्योंकि डेयरी व्यवसाय में सरकार हर संभव सहायता दे रही है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने डेयरी के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके कामयाब किसान का खिताब हासिल किया है। तो क्या है उनकी सफलता की ये कहानी, आइए देखते हैं। पशुपालन सबसे पुराने व्यवसायों में से एक है। सभ्यता की शुरुआत से आज तक ये व्यवसाय लाभ देता आ रहा है। हालांकि बदलते दौर में पशुपालन में भी काफी बदलाव आए हैं।
ज्यादा उत्पादन की चाह और बढ़ते रसायनों के इस्तेमाल ने कहीं कहीं पशुपालन पर भी गहरा असर डाला है, जो सेहत और पर्यावरण के हिसाब से भी हानिकारक है। ये तो एक पहलू है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें इस समस्या के समाधान के बारे में मंथन करना चाहिए। दूसरे पहलू को देखें तो ऐसे कई किसान और पशुपालक हैं जो पूर्ण रूप से जैविक दूध उत्पादन का काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं, इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। ये है हरियाणा जिले का एक गांव, जिसके एक किसान ने पशुपालकों के लिए नई मिसाल पेश की है। इस किसान ने कम लागत में देसी गाय पालन करके लोगों को नई सोच दी है। इस किसान का नाम है दया किशन। नाम के मुताबिक ही इन्हें शुरू से ही गायों में काफी लगाव रहा है। परिवार में खेती तो होती थी, लेकिन उसकी आमदनी से घर का खर्च निकाल पाना थोड़ा मुश्किल भरा काम था। लिहाजा दया किशन ने पशुपालन किया, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और रसायनों के इस्तेमाल ने उन्हें जैविक उत्पादन के लिए प्रेरित किया। काम कठिन था, लेकिन इरादे नेक थे और इन्हीं इरादों को लेकर दया किशन ने अपने बाड़े में एक गौशाला बनाई और उसमें देसी किस्म की गायों को पालना शुरू किया। समय समय पर दया किशन ने पशुपालन विभाग से मार्गदर्शन भी लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि इनके गौशाला में अच्छी नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में इजाफा होने लगा। इस गौशाला में 4 से 5 किस्म की गायों को रखा गया है। इन गायों की सबसे खास बात ये है कि इनके रखरखाव और देखभाल में किसान को ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। गाय का बाड़ा इस तरह से बनाया गया है जो हर मौसम में पशुओं के अनुकूल है। साथ ही पशुओं को दिया जाने वाला आहार पूरी तरह से जैविक है। दया किशन गायों से मिलने वाले गोबर से खाद बनाते हैं और गायों के मूत्र का इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में करते हैं। जिन खेतों में फसलें और चारा उगाया जाता है, वहाँ गायों के गोबर से बनी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ऑर्गेनिक खेती से पशुपालन और दूध का चक्र पूरा होता है। अब जब आहार जैविक है तो दूध भी जैविक होगा। यही वजह है कि दया किशन की गायों का दूध करीब 140 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बिकता है। दाम ज्यादा होने के बावजूद जैविक दूध लेने के लिए लोगों की कतार लगी रहती है। इनके पास जितना भी दूध उत्पादन होता है, उससे कहीं ज्यादा की मांग इनके पास है। हमने 4 से 5 किस्म की जो है गाय रखी हुई हैं। मुख्य तौर पर यहाँ पे हरियाणा नस्ल की गाय हैं, कुछ थारपारकर भी हैं, गिर भी है और साहिवाल भी है। ये सारी जो भारतीय नस्ल की गाय हैं, इनका दूध जो है हमारा 140 रुपये लीटर यहीं से बिक जाता है, गौशाला से ही चला जाता है। और 140 रुपये लीटर जहाँ भैंस का दूध 60 रुपये लीटर जाता है, तो 140 रुपये लीटर के हिसाब से हमें बहुत अच्छी आमदनी होती है। और इसी गौशाला, इसी डेयरी की यूनिट से शुरू करके आज 6 से 7 इकाइयाँ यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो भारतीय नस्ल की गायें हैं उनकी हो चुकी है। और कुछ युवा हैं जो इनके साथ पशुपालन करके, गौ पालन करके बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। जो देसी नस्ल की जो गाय हैं, उनके दूध की गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा होता है, जो रोगों से लड़ने की हमें क्षमता देता है और रोगों से जो प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी इम्यून सिस्टम है, उसको भी बूस्टअप करता है और एनर्जी भी हाई देता है। दूसरा, जो भारतीय नस्ल की जो गाय रखने का मुख्य तौर पर कारण हमारा रहा वो ये कि इनका मेंटेनेंस बहुत कम है। ये जैसे गर्मियों की अभी हम बात करें तो इनको कोई कूलर और पंखे की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने नॉर्मल से वातावरण में बिना पंखे और कूलर के भी रह सकते हैं। जो शेड आप देख रहे हैं, ये 14 से 16 फुट की हाइट पे नॉर्मल हमने चादरें डाली हुई हैं सीमेंट की, और कोई पंखा यहाँ पे नहीं है। दूसरा, इनका चारा जो है वो बहुत कम मात्रा में ये मतलब चारा की जो इनपुट हमारी कॉस्ट आती है वो बहुत इनपुट कॉस्ट कम होती है, जिसमें हम लोग डालते हैं सूखा चारा, भूसा। हरा चारे में हम बरसिम, जवार, जई इत्यादि डालते हैं। मक्का भी हो जाती है हमारे यहाँ पे। और जो कंसंट्रेट, जो बाँट वाला जो पार्ट है, उसमें हम लोग मुख्य तौर पर बिनोला का खल, सरसों की खल, दाल की चूरी और दलिया वगैरह हम डालते हैं।
जो हमारे अपने ही खेतों में उगाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो यहाँ से जो हमें गोबर प्राप्त होता है उसका हम खाद बना के और अपने ही खेतों में उपयोग करते हैं, जिससे हमारी खेती में भी वृद्धि होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और हम अपने खेतों में किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ इसी गौशाला से जो लिया गया गोबर है उसको हम खाद बना के और केचुआ खाद बना के वर्मी कंपोस्ट बना के हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं और बिना केमिकल के वहाँ पे खेती करते हैं। और इसी प्रकार जो ये गौ माता हमारी जो खाना खाती हैं वो भी हमारे खेतों से बिना केमिकल के द्वारा उगाया हुआ होता है। और यही वजह है कि इस जो गौशाला है हमारी, इसका दूध जो है वो आज 140 रुपये लीटर हम बेच पा रहे हैं। असलियत ये है कि आज यहाँ पे करीब करीब 120 लीटर के करीब दूध है और दूध लेने वालों की लाइन लगी हुई है। हमारे पास इतना दूध उत्पादन है नहीं और फ्यूचर में के लिए हम यहाँ इस गौशाला के साइज़ को और हार्ड के जो साइज़ को है वो इंक्रीज़ करेंगे। और साथ ही साथ हम जो जितने भी पशुपालक हैं, जो भी गौ पालक हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो देसी गाय की नस्ल को बढ़ोतरी दें, उनकी जो गुणवत्ता है उनको सुधारें, अच्छे सांड का या अच्छे बीज का प्रयोग करके इनकी जो है ब्रीड को हम सुधार सकते हैं और आने वाली नस्ल जो है वो हमें ज़्यादा उत्पादन दे सकती हैं। इस तरह से दया किशन ने देसी गाय पालन के साथ साथ जैविक दूध के महत्व को समझाया। यही वजह है कि अब किसान इसे अपनाने के लिए दया किशन का अनुसरण कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।